कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए सेशन में। आज के नए सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 के बारे में। देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए उपयोगी है। आइए इस पे बात करते हैं। पहली चीज़ है कि पहला जो करंट अफेयर्स के रूप में आता है हमारे पास, वो ये है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समूह सोमपेन ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ये भारत के कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? मणिपुर, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप। इसका उत्तर है दोस्त बस उत्तर सी है, जो कि निकोबार द्वीप में है। सोमपेन आदिवासी पहली बार अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था 2024 इलेक्शन में। ये मेनली निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ बात करेंगे, क्या है सोमपेन आदिवासी, इसको लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समूह सोमपेन ने पहली बार वोट डाला। इस जनजाति के 7 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब सोमपेन आदिवासी कौन है, क्या है इसके मायने, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। ये ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करते हैं। निकोबार द्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी अनुमानित जनसंख्या सिर्फ 219 है। 2011 की जनगणना के अनुसार की अगर बात करें तो अभी फिलहाल इनकी जो टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है, वो 229 है। ये विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूहों, जिसे हम पीबीटीजी के अंतर्गत आते हैं, पीबीटीजी कहते हैं, उसके अंतर्गत ये लोग आते हैं। एक तरीके से इससे विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह माना जाता है। मतलब बहुत ही निर्बल है, कमजोर है, पिछड़ा है। ये खानाबदोश शिकारी संग्रह करता है। कहने का मतलब है कि ये लोग जंगलों में शिकार करते हैं, फल संग्रह करते हैं, भोजन करते हैं। जंगलों से ही अपने भोजन का संग्रह करके अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। इनकी जो आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो शिकार करना है, वन उत्पाद इकट्ठा करना है, वन के चीज़ों को इकट्ठा करना है, मछली पकड़ना है, बागवानी गतिविधियां करना है, मतलब कि गार्डनिंग करना, शिकार करना, लकड़ी चुनना, मछली पकड़ना इत्यादि इसके जो आजीविका का जो मुख्य स्रोत है ये माने जाते हैं। इनका मुख्य भोजन पैंडनस फल है, जिसे ये लैरोप भी कहते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा GAIA BH3 क्या है? रॉकेट है, वायरस है, ब्लैक होल है, रोबोट है? इसका उत्तर है दोस्तों, यह एक ब्लैक होल है। हाल ही में, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्लेटर ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम है GAIA BH3 रखा गया है। इस स्लेटर ब्लैक होल का जो द्रव्यांश सूर्य से 33 गुना अधिक है। मतलब इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, इसके बराबर जो इसमें जो चीज़ें पाई जाती है, सूर्य से 33 गुना भी अधिक है। सूर्य का द्रव्यांश, जो सूर्य के अंदर जो पदार्थ है उसका अगर द्रव्यांश, उसका जो डेंसिटी, अगर कहने का मतलब उसका डेंसिटी की जो अगर है, सूर्य की अगर डेंसिटी की बात करें दोस्तों तो 1.989 इंटू 10⁻30 kg है। लेकिन इसका निर्माण एक विस्फोटित तारे के ढहने से हुआ था। इसका निर्माण एक विस्फोटित तारे के ढहने से हुआ था। यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला तारामंडल में स्थित है। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है। पृथ्वी का सबसे निकटतम GAIA BH1 ब्लैक होल है। इसकी खोज शोधकर्ता द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के GAIA मिशन के डेटा विश्लेषण करने दौरान की गई थी। अब तक आकाशगंगा में लगभग 50 स्लेटर द्रव्यान वाले ब्लैक होल की पहचान की गई है। क्या है तीसरा करंट अफेयर हमारे पास क्या आता है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना, ढाका, अबू धाबी, लंदन? इसका उत्तर होगा दोस्तों इसका उत्तर है अबू धाबी में। अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था, माफ़ कीजिएगा। इसका उत्तर सी है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन क्या है। 16 से 18 अप्रैल
16वां, कहने का मतलब वो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन क्या था? 16 से 18 अप्रैल 2024 तक, 16 से 18 अप्रैल 2024 तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल अबू धाबी यूएई था। इस सम्मेलन में अस्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के लिए वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ आदि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को कम से कम 11 टेरावाट तक बढ़ाने का भी बल दिया है। वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस बॉलीवुड हस्ती को सम्मानित किया गया था? इसमें ऑप्शन आपको है शाहरुख खान, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र देओल, अमिताभ बच्चन। इसका उत्तर अमिताभ बच्चन है। अब आइए हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, क्यों दिया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यह पुरस्कार 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं 82th पुण्यतिथि पर दिया जाता है। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसका शुरुआत ही 2022 में हुई है दोस्तों, जिसमें कि पहला जो पुरस्कार मिलने का मतलब जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिनको, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हाल ही में लॉरेंस बोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली थी? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर। इसका उत्तर सिंगापुर है। आइए हम पता करेंगे लॉरेंस बोंग कौन है, क्या है सिंगापुर के बारे में। 15 मई 2024 को लॉरेंस बोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में ली सिन लुंगा का स्थान लेंगे। इसके पहले ली सुन लुंगा थे। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री लू कुआन यू थे। ये आपको जानकारी था, ये आपको बताया गया है। अब छठा करंट अफेयर जो हमारे पास आता है वो है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अभिनेत्री अवंतिका बंदनपू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भारत के कौन से शहर से संबंधित हैं, कौन से शहर से संबंध रखते हैं? पटना, गया, दिल्ली, हैदराबाद। इसका उत्तर हैदराबाद है दोस्त। अप्रैल 2024 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका बंदनपू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवंतिका बंदनपू का संबंध भारत के हैदराबाद शहर से है। अब साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर क्या है, अवार्ड कौन देते हैं, किस लिए देते हैं? यह पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हाल ही में मनाया गया लोंगटो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल, गुजरात। इसका आंसर है बी है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अब क्या है लोंगटो और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या महत्व रखता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? अप्रैल 2024 में अरुणाचल प्रदेश में लोंगटो त्यौहार मनाया गया था। यह त्यौहार नईसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नईसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है जिनके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। यह नईसी जनजाति के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इसका आयोजन बसंत ऋतु के शुरुआत के समय अप्रैल में किया जाता है। यह त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। सोचो, यह त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। इसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, इसलिए इसे रक्तहीन त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जानवरों के बलिदान को ये लोग एबोलिश करते हैं, ये लोग गलत मानते हैं, उसको बंद करते हैं लोग। यह अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो आयोजन के दौरान या उसके बाद जानवरों की हत्या पर रोक लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्यौहार लोसर महोत्सव, तुर्ग्यारा महोत्सव, साका दावा, दुक्पा तसेसी आदि है। हाल ही में डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ था? 8वां हमारे पास जो करंट अफेयर्स आता है सामने निकलकर, वो कहता है कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत ताजिकिस्तान, भारत तुर्कमेनिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत कजाकिस्तान। इसका उत्तर है दोस्तों सी। यह भारत और उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक
उज्बेकिस्तान में किया गया था। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी और आपसी सहयोगी को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भी केंद्रित है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच परिचालन प्रभावशीलता और समन्वय को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना के दल में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? 9वां करंट अफेयर्स हमारे पास सामने से आता है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान ये ऐसा है जहाँ पे सारे हथियार का परीक्षण किया जाता है। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने स्वदेशी खुद का बनाया हुआ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था दोस्तों। अब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है, इसको कौन बनाया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका वजन 14.5 किलो है और लंबाई 4.3 फीट है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है, यानी कि 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक ये मार सकता है। एक जगह खड़ी कहीं से भी हमला कर सकता है। इस मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है। यह अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले वाहनों को भेज सकता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था? क्या होते हैं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था? अनिरुद्ध बोस, संजीव खन्ना, DY चंद्रचूड़, DK उपाध्याय। इसके उत्तर होंगे अनिरुद्ध बोस। दोस्त अनिरुद्ध बोस कौन है? अनिरुद्ध बोस क्या है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इसके बारे में बात करेंगे हम। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। पूर्व जज न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनिरुद्ध बोस इसके पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह भोपाल में स्थित है। ये क्या हो गया, ये जो हमारे पास ये जो न्यायिक एकेडमी है, ये न्यायिक एकेडमी भोपाल में है। इसके निदेशक पद में वही जाते हैं जो क्या राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी का निदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। एकेडमी का मुख्य निदेशक इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, जो भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1993 में की गई थी। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त घोषित है। वित्त घोषित मतलब इसको फाइनेंशियली सपोर्ट भारत सरकार करती है। इसको फाइनेंस को फंडिंग का काम करने का काम भारत सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य न्यायाधीशों को उनकी निर्णायक भूमिका और अदालत प्रशासन कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। समझ गए? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार राज्य की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 10.21%, 8.60%, 15%, 7.89%। इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होता है, क्या मिलेगा। आप अगले कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका जवाब आपके साथ लेकर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे।